आज जो है हम पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अगर ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हाइपरमोबिलिटी हो जाती है और खुदा ना खास्ता जो है उसका कंजर्वेटिवली ठीक नहीं हो पाता और पेशेंट सर्जरी की तरफ जाता है, तो सर्जरी के बाद हमारा क्या रोल है, पोस्ट ऑपरेटिव हम क्या मैनेजमेंट करवा सकते हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो ग्लेनोह्यूमरल जो है जॉइंट सर्जरी मोस्टली उन केसेस में होती है जहाँ पे जो है जॉइंट की जो है या बोन्स की डिटोरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि नॉन यूनियन फ्रैक्चर हो जाए प्रोक्सिमल ह्यूमरस का, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है। नॉन यूनियन फ्रैक्चर हो जाए प्रोक्सिमल ह्यूमरस का, जिसमें जो है हेड बिल्कुल वो एवेसिकुलर नेक्रोसिस में चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन लो होने की वजह से प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती या कुछ किसी भी वजह से, या फिर कोई पैथोलॉजी हो जिसकी वजह से जॉइंट डिस्ट्रक्शन में जा रहे हो, जैसे कि RA है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, OA है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसी कंडीशंस में जो है पेशेंट को सर्जरी की तरफ हम जो है वो भेजते हैं। कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर्स जो यूज किए जाते हैं शोल्डर के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन जो है यूज किया जाता है वो है आर्थोप्लास्टी। ठीक है, ऑर्थोप्लास्टी जो है सर्जिकल प्रोसीजर वो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है। आर्थ्रोडेसिस, ठीक है, आर्थ्रोडेसिस भी जो है वो सर्जिकल प्रोसेस का नाम है, वो भी यूज किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो आर्थ्रोप्लास्टी है। ठीक है, आर्थ्रोडेसिस को जो है सर्जिकल एंकोलाइसिस ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं, सर्जिकल एंकोलाइसिस ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, अच्छा, आर्थोप्लास्टी आपको पता है, आप लोगों ने एर्गोनॉमिक्स में मेरे ख्याल में बायोमेकेनिक्स में लास्ट पढ़ा है आर्थोप्लास्टी, आपका पूरा चैप्टर था उसमें, जिसमें आपने आर्थोप्लास्टी के बारे में पढ़ा था, टोटल नी रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, इस तरह से शोल्डर की भी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। ठीक है, जिसको आर्थोप्लास्टी कहते हैं, शोल्डर जॉइंट आर्थोप्लास्टी। 3 तरह की होती हैं। एक होती है TSA, टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, ठीक है, जिसमें आपका ग्लेनोइड फोसा और जो है ह्यूमरल हेड दोनों ही वो रिमूव करके आर्टिफिशियली रिप्लेस किए जाते हैं। ठीक है, टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी TSA, जिसमें आपका ग्लेनोइड फोसा और आपका ह्यूमरल हेड दोनों ही जो है वो आर्टिफिशियली रिप्लेस किए जाते हैं। एक होती है हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी में जो है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो ह्यूमरल जो है वो हेड रिप्लेस किया जाता है, ग्लेनोइड फोसा जो है वो सही होता है, इंटैक्ट होता है, तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता, सिर्फ जो है ह्यूमरल हेड को जो है वो रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, थर्ड जो है वो होती है वो रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी, RTSA, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। ठीक है, ये सर्जरी तब की जाती है जब शोल्डर जॉइंट के साथ साथ रोटेटर कफ बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट हुए हों, बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई हो उनकी इंटीग्रिटी। ठीक है, तब RTSA सर्जरी की जाती है। रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी सर्जरी में ये होता है, नॉर्मली तो ये होता है कि आपका ह्यूमरल हेड जो है वो कॉन्वेक्स होता है, आपका ग्लेनोइड कैविटी जो होती है वो कॉनकेव होती है। ठीक है, आपका नॉर्मली आपका ह्यूमरल हेड क्या होता है, वो कॉनकेव होता है, और आपकी ग्लेनोइड कैविटी जो होती है वो कॉनकेव होती है। ठीक है, लेकिन इस सर्जरी में क्या किया जाता है, क्योंकि रोटेटर कफ बहुत ही जो है वो सीवियरली जो है वो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, जो कि शोल्डर को बिल्कुल भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लायक नहीं होते, तो ऐसी कंडीशंस में क्या किया जाता है कि आपकी जो है वो जॉइंट की जो है वो स्ट्रक्चर को ही अल्टर किया जाता है। जो आपका ग्लेनोइड फोसा है उसको कॉन्वेक्स शेप दी जाती है, और आपके जो है ह्यूमरल हेड को कॉनकेव शेप दी जाती है। ठीक है, नाम से ही जाहिर है रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, तो उनकी जो है स्ट्रक्चर को ही जो है वो रिवर्स किया जाता है, अल्टर किया जाता है। आपकी जो है वो जो कैविटी है उसको कॉन्वेक्स शेप दी जाती है, और आपके ह्यूमरल हेड को जो है वो लाइक कैविटी कॉनकेव शेप दी जाती है। ठीक है, और ये सर्जरी तब करते हैं जब रोटेटर कफ बहुत ज्यादा जो है वो सीवियरली कंप्रोमाइज्ड हो, ऐसे केसेस में ये सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं सर्जरी के, ऑर्थोप्लास्टी के। ठीक है, सर्जरी तो वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो ऑर्थोप्लास्टी है, इसलिए हम ऑर्थोप्लास्टी पे ज्यादा बात करें। ऑर्थोप्लास्टी में कौन कौन सी मैंने 3 बताई, एक तो जो है आपकी टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी TSA, हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, और रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी।
ठीक है, तो ये 3 जो है सर्जरीज जो है वो की जाती हैं। अच्छा, सर्जरी जो होती है 3 तरह से की जाती है, कोई भी टोटल हो, हेमी हो या रिवर्स हो, ठीक है, तीनों टाइप्स में से कोई भी हो, तो 3 तरह से की जाती हैं। वन इज द कंस्ट्रेंड, अनकंस्ट्रेंड एंड सेमी कंस्ट्रेंड। ठीक है, ये पहली चीजें आप लोग पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, ऑर्थोपेडिक भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है तो उसमें आप ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अनकंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड और सेमी कंस्ट्रेंड। जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो अनकंस्ट्रेंड की जाती है। ठीक है, अनकंस्ट्रेंट में सर्जरी में क्या होता है, ये सर्जरी तब की जाती है जब हमें मोबिलिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी। ठीक है, सर्जरी के यही होता है ना, एक तो हमें पेन तो कम मिले, सबसे पहला गोल। दूसरा होता है मोबिलिटी हमें नॉर्मल मिले, पेशेंट की वापस आ जाए, और स्टेबिलिटी ज्वाइंट की। इन्हीं वजहों की वजह से सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो अनकंस्ट्रेंट उस पेशेंट्स में करवाते हैं हम सर्जरी जहां पे हमें मोबिलिटी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। हमारा फर्स्ट गोल या हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होता है मोबिलिटी को गेन करना। तो इस सर्जरी में जो है आप जो है ये सर्जरी जो प्रोवाइड करती है ग्रेटर मोबिलिटी एंड लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, और ये उन पेशेंट्स में करवाते हैं जिसमें रोटेटर कफ मसल्स इंटैक्ट हो। रोटेटर कफ मसल्स जो है वो नॉर्मल हो, वो जो है बिल्कुल उनकी फंक्शन नॉर्मल हो। स्टेबिलिटी, वो रोटेटर कफ का काम है स्टेबलाइजेशन, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो स्टेबिलिटी जो है रोटेटर कफ प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं। इसलिए ये सर्जरी हम तब करते हैं जब हमें मोबिलिटी रिक्वायर होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी उनको रोटेटर कफ से मिल रही है ज्वाइंट को। ठीक है, कंस्ट्रेंट में क्या होता है, कंस्ट्रेंट सर्जरी तब करवाते हैं when we need greater stability as compared to mobility. Yeah, we need a greater stability and less mobility. ठीक है, ये सर्जरी तब करवाते हैं। ठीक है, और ये कंस्ट्रेंट सर्जरी तब करवाते हैं रोटेटर कफ आर डिफिशिएंट। ठीक है, रोटेटर कफ मसल जो है इफेक्ट हुए हैं, डिफिशिएंट हैं, प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उनका फंक्शन वीक है, टियर हो चुके हैं किसी भी वजह से, तब जो है हम कंस्ट्रेंट सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रेंट सर्जरी से जो है ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं मिलती। अच्छा जी, सेमी कंस्ट्रेंट सर्जरी तब करवाते हैं जब सेमी कंस्ट्रेंट सर्जरी हमें जो है 50% स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, 50% मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, ना वो हमें 100% स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ना हमें 100% मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये पेशेंट्स में जो है वो करवाते हैं, लीस्ट कॉमन है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में करवाते हैं जहाँ पे जो है हमें दोनों चीजों की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो दोनों जो है 100% क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्यू डिग्री जो है हमें वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, फ्यू डिग्री जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है सेमी कंस्ट्रेंट सर्जरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अनकंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट और सेमी कंस्ट्रेंट। मोस्ट कॉमन जो है वो अनकंस्ट्रेंट सर्जरी। ठीक है, सर्जरीज के प्रोसीजर आपको मैंने बता दी कि कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं। अब इनमें पोस्ट मैनेजमेंट या पोस्ट ऑपरेटिव हमारा क्या काम है फिजियोथेरेपिस्ट का, हम जो है क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर पेशेंट आर्थोप्लास्टी करवा के हमारे पास आया हुआ है। तो सबसे पहले जो है पेशेंट को पोजिशनिंग हम गाइड करेंगे, तो उनको शोल्डर की पोजीशन किस तरह से रखनी है ये वो। ठीक है, या जब आप जा रहे हो वार्ड में उनका ट्रीटमेंट करनी, तो आप पेशेंट की पोजीशन किस तरह से करवाओगे। ठीक है, एक तो उनको आर्म स्लिंग पहन के रखना है कंटिन्यूसली, आर्म स्लिंग या आर्म सपोर्ट वो जो है वो उनको कंटिन्यूसली पहन के रखना है। ठीक है, दूसरी बात उनको एल्बो को फ्लेक्स करके रखना है 90 डिग्री, आर्म स्लिंग पहन के रखना है, एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्स करके रखना है, और जब नॉर्मली लेटे हुए हैं या सोए हुए हों तो फोर आर्म जो है वो एब्डोमेन पे रेस्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल जो है ये पोजीशन रखते हैं ना हम कि आर्म बाय साइड है। ठीक है, स्लाइटली फ्लेक्स या एबडक्ट हो सकती है, लेकिन स्लाइटली 10 डिग्री, मोस्टली 10 to 15 डिग्री से ज्यादा नहीं। ठीक है, एल्बो जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स होगी और जो है एब्डोमेन पे रेस्ट करेगी, हम ये पोजीशन में हम रखवाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है वो
आर्म को हमेशा जो है उनको पेशेंट्स को कहना है कि जब वो सोए हुए हों तो यहाँ पे एल्बो के नीचे, आर्म के नीचे उनको प्लो का सपोर्ट जरूर देना है। ठीक है, एक ये चीज उनको गाइड करनी है। दूसरा जो है ये उनको कहना है कि जो बेड है उसका हेड साइड 30 डिग्री एलिवेट करके रखना है। ठीक है, हेड साइड जो है वो 30 डिग्री एलिवेट करके रखना है। ये जो है हम जब वो पेशेंट्स एडमिट होते हैं हमारे पास, तब जो है हम उनको ये गाइडेंस या पोजीशनिंग की जो है वो प्रिकॉशंस बताते हैं, पोजीशनिंग बताते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है कि स्लिंग का, मैंने कहा था कि स्लिंग वो पेशेंट को पहना के रखना है, तो स्लिंग की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि पेशेंट हमसे जाहिर सी बात है पहले सवाल ये पूछेंगे जब आप उनको आर्म सपोर्ट दोगे कि डॉक्टर साहब ये कितने टाइम या कितने अरसे के लिए पहने। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी सर्जरी पे कि पेशेंट की सर्जरी क्या हुई है। अगर तो पेशेंट की जो है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ साथ रोटेटर कफ की भी रिपेयर की गई है। ठीक है, अगर पेशेंट की जॉइंट जो है रिप्लेसमेंट के साथ साथ रोटेटर कफ को भी रिपेयर किया गया है, रोटेटर कफ मसल्स जो है किस वजह से वो जो है डिफिशिएंट थे उनको भी रिपेयर किया गया है। जैसे कि हम रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी में कह रहे थे ना कि ये सर्जरी तब होती है जब जो है रोटेटर कफ बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो। ठीक है, तो ऐसी सर्जरी में जो स्लिंग जो है हमें वो कंटिन्यूसली 24 आवर्स पहना, पेशेंट को कहना है कि वो उनको पहन के रखना है एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स। ठीक है, 4 से 6 हफ्ते कंटिन्यूसली स्लिंग को पहनते हुए रखना है। सिर्फ तब उतार सकते हैं जब उनको एक्सरसाइज वगैरह जो हम लोगों ने गाइड करनी है या गाइड की हुई होती है, जब वो एक्सरसाइज करेंगे सिर्फ थोड़ी देर के लिए तब उतारेंगे, वरना उनको 24 आवर्स कंटिन्यूसली वो स्लिंग पहने रखना है 4 से 6 हफ्ते। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी सर्जरी हुई, आर्थोप्लास्टी ऐसी हुई है कि जॉइंट तो रिप्लेस किया गया है लेकिन रोटेटर कफ जो है वो इंटैक्ट थे, रोटेटर कफ जो है उनकी रिपेयर नहीं की गई है, जिससे कि हम लोग अनकंस्ट्रेंट सर्जरी में कर रहे थे। ठीक है, ऐसे केसेस में जो है ज्यादा से ज्यादा स्लिंग जो है वो हमारा फोकस ये होता है कि जितना जल्दी हो सके हम जो है वो स्लिंग को हटाएं ताकि जो है पेशेंट का जॉइंट स्टिफनेस की तरफ ना जाए। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में स्लिंग सिर्फ और सिर्फ तब पहनाते हैं जब पेशेंट पब्लिक प्लेसेस में जा रहा हो या ट्रेवलिंग कर रहा हो, मतलब ऐसी कंडीशंस में जा रहा हो, सिर्फ हम उसको कहते हैं तभी जब जरूरत हो सिर्फ तभी पहने, पब्लिक प्लेसेस में या जहाँ पे मतलब होता है ना कि झटका लगने का या चोट लगने की खदशात हो, ऐसी जगहों पे पहनना है, वरना जो है वो स्लिंग नहीं पहनना है। जितना हो सके उसको जल्दी से जल्दी जॉइंट को मोबाइल करना है, मोबिलिटी की तरफ लाना। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो स्लिंग की ड्यूरेशन या स्लिंग पहनने का जो है वो गाइड जो पेशेंट को करेंगे वो उसकी सर्जरी के तहत करेंगे कि रोटेटर कफ जो है वो रिपेयर हुए हैं या साथ नहीं हुए, सर्जरी कौन सी हुई है। ठीक है, तो जो रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी है उसमें पेशेंट कम से कम 4 से 6 हफ्ते जो है वो स्लिंग पहनता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम जो है मैनेजमेंट पे बात करेंगे, टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी की मैनेजमेंट पे। ठीक है, जिसमें जो है रोटेटर कफ बिल्कुल इंटैक्ट है, रोटेटर कफ की रिपेयर नहीं की गई है, सिर्फ टोटल शोल्डर जॉइंट आर्थ्रोप्लास्टी की गई है। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट पे बात करेंगे। 3 फेजेस होते हैं इसके ट्रीटमेंट के, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, जिस लास्ट हमने बात की थी प्रोटेक्टिव फेज, कंट्रोल मोशन फेज और जो है वो आपका रिटर्न टू फंक्शनल फेज, या फिर मैक्सिमम प्रोटेक्शन, मॉडरेट प्रोटेक्शन और मिनिमम प्रोटेक्शन फेज, ये भी नाम उसको दिए जाते हैं। ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 जो है इसके फेजेस हैं। जो फेज 1 होता है वो 4 वीक्स तक होता है, फर्स्ट डे ऑफ से 4 वीक तक। जो आपका फेज 2 होता है वो 4 to 12 वीक्स तक होता है, और जो फेज 3 होता है आपका 12 वीक्स से ज्यादा जाता है, 12 वीक्स प्लस। ठीक है, फर्स्ट फेज जो है आपका 0 to 4 वीक्स या फर्स्ट ऑफ डे टू 4 वीक्स, फेज 2 4 to 12 वीक्स एंड थर्ड फेज इज 12 प्लस, मतलब 12 वीक्स से ज्यादा जो है जाता है। ठीक है, क्योंकि हम जो है मैनेजमेंट हम उस केस की बात करें जहां पे रोटेटर कफ जो है वो इंटैक्ट है, उनको रिपेयर नहीं किया गया है,
तो इस फेज 1 to 3 जो भी है, इसमें हम पहली बात तो स्लिंग सिर्फ और सिर्फ तब पहनाएंगे, मैंने कहा था, जब जो है पेशेंट अनकंफर्ट हो पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है, सिर्फ तब पहनाएंगे, वरना इमोबिलाइजर यूज नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी, इस सर्जरी में सबसे जो है वो प्रिकॉशन रखना है कि इंटरनल रोटेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। तो इंटरनल रोटेशन जो है 6 हफ्ते तक पेशेंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना, ठीक है। इन दिस सर्जरी इंटरनल रोटेशन जो है आफ्टर दिस सर्जरी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। नो इंटरनल रोटेशन आउट टू द पेशेंट, ठीक है। और दूसरा जो है, पेशेंट को कहना है कि उस तरफ, जिस तरफ की सर्जरी हुई है उस तरफ लेटना भी नहीं है, उसके अपोजिट साइड लाइन में लेट सकते हो, लेकिन इस तरफ बिल्कुल भी वजन या जोर नहीं देना है। ये चीजें आप पेशेंट को गाइड करोगे एटलीस्ट 6 वीक। अच्छा, फेज वन के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या देते हैं, वो चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फेज 1 जो है जो कि 0 to 4 वीक्स है, उसमें हम क्या करवाते हैं, इंटरनल रोटेशन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, ठीक है। एक्सटेंशन भी पेशेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फेज में आप फ्लेक्शन करवाते हो और एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हो, ये दोनों मूवमेंट करवाते हो, बाकी और कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं की जाती, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये 2 मूवमेंट्स करवाते हो फेज 1 में, बाकी और कोई भी मूवमेंट जो है वो पेशेंट को अलाउ नहीं की जाती है। फ्लेक्शन भी जो है सिर्फ 120 डिग्री तक, इससे ज्यादा आप नहीं चाहते, और जो है आपकी एक्सटर्नल रोटेशन 30 डिग्री, इससे ज्यादा आप नहीं चाहते, ठीक है। फेज 1 में सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट करवाई, बाकी और कोई भी मूवमेंट नहीं करवाई जाती। फ्लेक्शन 120 डिग्री तक, एक्सटर्नल रोटेशन 30 डिग्री तक, सिर्फ ये 2 मूवमेंट्स और इसी डिग्री तक, इसी लिमिट तक करवाते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेज 1 में आप ग्रेड 1 एंड 2 में ऑसिलेशन या मोबिलाइजेशन करवा सकते हो, बट वेरी केयरफुली, ठीक है। ग्रेड 1 एंड 2 ऑसिलेटरी मोबिलाइजेशन करवा सकते हो, बट वेरी केयरफुली। पेंडुलियम एक्सरसाइजेस करवाते हो पेशेंट को फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे, बट विदाउट वेट, ठीक है। कॉर्डमैन एक्सरसाइज या पेंडुलियम एक्सरसाइज पेशेंट को करवाते हो, बट विदाउट वेट, ठीक है। पेंडुलियम एक्सरसाइज पता है या दिखाने की जरूरत है? 1 मिनट दिखा देती हूँ। ये होती है पेंडुलियम एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अभी जो मैं बात कर रही हूँ मैनेजमेंट में, मैंने कहा कि विदाउट वेट। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि पेशेंट ने हाथ में वेट पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको, जब फिलहाल में बात करी विदाउट वेट, तो आपको पेशेंट पे जो है वो रेजिस्टेंस या कोई वेट नहीं देना है, खाली सिर्फ आप इस पोजीशन में पेशेंट को लाके, ठीक है, जो है फ्लेक्स करवाते हो आप ट्रंक को। फ्लेक्स ट्रंक करने से क्या होता है, ग्रेविटी का जो है वो फोर्स कम हो जाता है, तो पेशेंट को इनिशियली हम जो है वो इस तरह से झुका के रखते हैं ताकि ग्रेविटी का फोर्स जो है वो कम पड़े, ठीक है। इस पोजीशन में लाके पेशेंट को जो है वो मूवमेंट करवाते हैं आर्म की, फ्लेक्शन एक्सटेंशन में भी, एडक्शन अबडक्शन में भी। एरोस आप देख रहे हो कि आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। ये शो कर रहा है फ्लेक्शन एक्सटेंशन को। पेशेंट को बोलते हैं कि उनको जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट करनी है इस तरह से, ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए, और जो है वो इनसाइड और आउटवर्ड जो है वो मूवमेंट करते हैं एडक्शन और एबडक्शन में, ठीक है। ये पेंडुलियम मूवमेंट्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये एक्सरसाइजेज एक तो डिस्ट्रैक्शन पर्पस के लिए भी यूज की जाती हैं, क्योंकि जब आप वेट पकड़वाते हो ना हाथ में, तब जो है वो जॉइंट पे डिस्ट्रैक्शन एक किस्म की आ रही होती है, क्योंकि डिस्टल एंड पे एक वेट होता है जो कि जॉइंट को यूं खींच रहा होता है, तो जो है वो डिस्ट्रैक्शन पर्पस के लिए भी यूज होता है। और दूसरा ये आप देख लें, ये होता है स्लिंग, शोल्डर सपोर्ट, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ ना, शोल्डर स्लिंग, तो ये होता है शोल्डर स्लिंग, शोल्डर सपोर्ट, जो हम पेशेंट को पहनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट पोजीशंस में आते हैं। ये जो है वो सिंपल आर्म बाय साइड है, ठीक है, जो कि अभी मैंने कहा ना कि पेशेंट को स्लिंग किस पोजीशन में रखना है, पेशेंट की आर्म को, जब पोजीशनिंग पे बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि आर्म बाय साइड होगा और 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्स होगा इस तरह से। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हम ये वाला स्लिंग सजेस्ट करते हैं। दूसरा स्लिंग ये होता है, इसको एबडक्शन स्लिंग कहते हैं,
दिस वन, ये होता है एबडक्शन स्लिंग। शोल्डर को आप देख रहे हो कि एबडक्टेड पोजीशन में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे रोटेटर कफ अगर जो है आपका टियर है और टियर बहुत ज्यादा बड़ा है, मैसिव टियर है, मॉडरेट साइज का है या फिर लार्ज साइज का टियर है, तो फिर हम ये वाला जो स्लिंग सजेस्ट करते हैं। और अगर टियर माइनर है तो जो मैंने ये पहले वाली पिक्चर दिखाई, तो ये वाला हम जो है पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर माइनर टियर है। अगर मॉडरेट या लार्ज टियर है तो फिर जो है वो अबडक्शन जो है वो स्लिंग सजेस्ट करते हैं पेशेंट। एक दूसरा भी स्लिंग आता है जिसको शेक हैंड स्लिंग कहा जाता है। बहरहाल वो इसी पोजीशन में होता है कि पेशेंट की जो है वो आर्म इस तरह से होती है। एक तो नॉर्मल ये वाला है ना कि इस पोजीशन में है कि आर्म बाय साइड है, दूसरा एबडक्शन वाला ये है जिसमें आर्म जो है वो है, बाकी फोर आर्म वही इंटरनल रोटेशन में जैसे नॉर्मल स्लिंग में है। नॉर्मल स्लिंग में कोई एडक्शन नहीं है, फोर आर्म जो है वो इंटरनली रोटेटेड है इस तरह से। ठीक है, और एबडक्शन में क्या है कि आर्म एबडक्टेड है लेकिन है इसी तरह से इंटरनली रोटेटेड। जो हैंडशेक पोजीशन में स्लिंग होता है वो इस पोजीशन में होता है। ठीक है, आर्म जो होती है वो न्यूट्रल पे होती है, कोई इंटरनल रोटेशन नहीं होती है, आर्म बाय साइड होती है और जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में होती है फोरआर्म, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होती इस पोजीशन में होती है। बहरहाल हमारी बात हो रही थी फेज 1 की, जिसमें मैंने कहा कि अगर इस तरह का कोई केस है जिसमें जो है रोटेटर कफ टियर की रिपेयर नहीं की गई है तो आप सिंपल सा जो है वो एक तो स्लिंग यूज करोगे और दूसरा के सिर्फ तभी यूज करोगे जब पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो, वरना जो है वो इमोबिलाइजर या स्लिंग यूज नहीं करना है। ठीक है, दूसरी मैंने बात की कि फ्लेक्जन और एक्सटर्नल रोटेशन सिर्फ करवाते हैं, वो भी फ्लेक्जन 120 डिग्री और एक्सटर्नल रोटेशन 30 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं करवाते। और इसके अलावा और कोई भी मूवमेंट फेज 1 में जो है अलाउ नहीं की जाती पेशेंट को। ग्रेड 1 टू जॉइंट ऑसिलेटरी मूवमेंट्स या मोबिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, पेंडुलम एक्सरसाइज या क्वाड्रैन एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको दिखाई वो वाली पेशेंट को करवाते हैं फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, वो पेशेंट को सजेस्ट करते हैं बट विदाउट वेट फेज 1 में। ठीक है, उसके अलावा जो है वो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं शोल्डर जॉइंट की, एंड एक्टिव असिस्टेड जो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है, शोल्डर जॉइंट की फेज 1 में सिर्फ पैसिव और एक्टिव असिस्टेड ये दोनों मूवमेंट्स करवाते हैं, वो भी सुपाइन पोजीशन में फ्रॉम जो है वो पहले 3 वीक्स जो है वो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को करवाते हैं। ठीक है, 3 वीक्स के बाद पेशेंट को जो है सिटिंग या स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेस करवाते हैं, लेकिन इनिशियली 3 वीक्स जो है पेशेंट के शोल्डर की जो भी एक्सरसाइजेस हम करवाएंगे, एक तो पैसिवली करवाएंगे या एक्टिव असिस्टेड करवाएंगे और दूसरा सुपाइन में करवाएंगे इनिशियली 3 वीक्स के बाद हम जो है उसकी वो पैसिव और एक्टिव असिस्टेड को ही कंटिन्यू रखेंगे, फिलहाल एक्टिव की तरफ नहीं आएंगे फेज 1 में, और जो है सिर्फ पोजीशन हम चेंज कर देते हैं कि स्टैंडिंग और सिटिंग में ले आते हैं। ठीक है, बाकी जो नियर बाय जॉइंट्स हैं आपके स्टिपुला हो गया, सर्वाइकल हो गया, आपका रिस्ट हो गया, आपके एल्बो हो गया, उसकी आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हो पहले दिन से ही। ठीक है, तो नियर बाय जॉइंट्स की आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाते, बाकी शोल्डर जॉइंट या इन्वॉल्व्ड जॉइंट जो है उसकी सिर्फ पैसिव और एक्टिव असिस्टेड करवाते हो फेज 1 में। इनिशियली 3 वीक्स सुपाइन पोजीशन में, 3 वीक्स के बाद जो है वो सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में, और जो है लाइट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हो, बिल्कुल लाइट विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके अलावा जो है पेशेंट को जो है वो एक्सरसाइजेस के बाद कोई एनर्जी या फिर क्रायोथेरेपी या फिर जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो आप सजेस्ट करते हो। ठीक है, फेज 1 में हमारा यही गोल होता है, यही ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। ठीक है, फेज 2 जो मैंने कहा था कि 4 to 12 वीक्स होता है। ठीक है, तो इनिशियली 4 वीक्स आपको फेज 1 की सारे जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जब हम फेज 2 में आएंगे, ठीक है, जो कि 4 to 12 वीक्स होता है, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हम पेशेंट को अब एडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटेंशन अलाउ करते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी इनिशियली नहीं करते। सेकंड फेज क्या है, 4 to 12 सेकंड फेज की बात हो रही थी। सेकंड फेज में जो है हम पेशेंट को एडक्शन, इंटरनल रोटेशन
और जो है एक्सटेंशन पेशेंट को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। बट आफ्टर 6 वीक्स मैंने बात किया तो इनिशियली जो है वो फेज 2 में नहीं करवाते हम, जो कि 4 वीक से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 हफ्ते बाद जब 6 वीक्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ही हम जो है पेशेंट को अलाउ करते हैं, ठीक है। फेज 2 जो है वो 4 to 12 वीक्स है, लेकिन ये जो सारी मूवमेंट्स मैं बता रही हूँ, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटेंशन, ये सर्जरी के बाद 6 वीक्स के बाद अलाउ की जाती है। तो फेज 2 में इनिशियली अलाउ नहीं करते, एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद जो है फिर हम जो पेशेंट को ये वाली मूवमेंट्स अलाउ कर देते हैं। अच्छा, में जो है हम शोल्डर की पैसिव और एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कर रहे थे, ठीक है। अब हम फेज 2 में पेशेंट के शोल्डर की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। इनिशियली सुपाइन में, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है हम स्टैंडिंग सिटिंग में लाते हैं, ठीक है। ये हर पेशेंट पे ध्यान रखना है आपको कि इनिशियली जो है वो सुपाइन पोजीशन में करवाई जाए, उसे स्टैंडिंग या सिटिंग में लाया जाए, ठीक है। ये जब स्टैंडिंग सिटिंग में आते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स भी पड़ता है जो एक एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है, तो हमें इनिशियली पेशेंट पे इतना ज्यादा जॉइंट फोर्स नहीं देना होता है, इसलिए हम ग्रेविटी एलिमिनेटेड जो है वो मूवमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जेंटल स्ट्रेचिंग्स जो है हम स्टार्ट करवा देते हैं पेशेंट की सेकंड फेज में या फेज 2 में, लेकिन बहुत ही लाइट और जेंटल, बहुत ज्यादा विग्रस जो है वो स्ट्रेचिंग नहीं करवाते हम लोग। और इसके अलावा लो रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रेंथनिंग पे काम शुरू कर देते हैं लो रेजिस्टेड, लेकिन जो है बिल्कुल लाइट रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। थर्ड फेज जो कि 12 प्लस वीक मतलब 12 हफ्ते के बाद जो है वो स्टार्ट होता है। 4 से 12 हफ्ते जो है तब तक हमें सेकंड फेज वाला ट्रीटमेंट ही कंटिन्यू रखना है कि लाइट स्ट्रेचिंग्स करवानी है, स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन जो है, जो मूवमेंट्स इंटरनल रोटेशन, एडक्शन और एक्सटेंशन जो मूवमेंट्स अब हमने अलाउ की हुई हैं उन पे काम करना होता है कि ग्रेजुअली आहिस्ता 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 जो है वो वापस लाई जाए, ठीक है। तो 12 हफ्ते तक यही काम करते हैं। थर्ड फेज में जब आते हैं तब जो है मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, थर्ड फेज में हमारा काम होता है एक तो स्ट्रेचिंग मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, दूसरा एंड्योरेंस और तीसरी स्ट्रेंथनिंग। इन तीनों पे हम जो ज्यादातर काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है आप लोगों ने देखा होगा ना शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आपके असेसमेंट फॉर्म में देखा होगा आपने, ठीक है। तो हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स वही होते हैं जो हमें इनिशियली फेज 1 या 2 में जो है वो कवर करने होते हैं। तो हम हमेशा उसमें वही लिखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में कि पेन को कम करना है, एडिमा को कम करना है, जो है रेंजेस बढ़ानी है, उसके बाद जो गोल आते हैं रेंजेस बढ़ानी है, जॉइंट की जो है मोबिलिटी को मेंटेन रखना, ये सारी चीजें। हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो होता है स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाना, एंड्योरेंस को बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं जो हमें थर्ड फेज में अचीव करने होते हैं। तो थर्ड फेज में हम ज्यादा जो है वो सेल्फ स्ट्रेचिंग पे और मजीद काम करते हैं। उस सेकंड फेज में हम सेल्फ स्ट्रेच तो करवा रहे थे लेकिन लो इंटेंसिटी पे करवा रहे थे, लेकिन अब जो है हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, उसकी जो है वो रेंज बढ़ा देते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देते हैं, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी के फेज 1 में क्या करवाते हैं, फेज 2 में क्या करवाते हैं, फेज 3 में क्या करवाते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको ज्यादातर चीजें अब जो मैं कराती जाऊंगी सेम मिलेंगी, लेकिन कुछ माइनर चीजें लेकिन उनसे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। कि प्रिकॉशंस में किस में क्या चीज बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्या चीज अलाउड है। तो ये थोड़ी थोड़ी माइनर चीजें भी ना मतलब पेशेंट की या तो कंडीशन ठीक कर देंगे या तो बिल्कुल बिगाड़ देंगे, सर्जरी पूरी खराब कर देंगे। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट थी टोटल शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी की विथ इंटैक्ट रोटेटर कफ, जिसमें रोटेटर कफ इंटैक्ट थी, ठीक है। मैनेजमेंट हो गई। प्रिकॉशन इन केसेस में पेशेंट को क्या कहना है, दोबारा बता देती हूँ शॉर्ट जो है वो समराइज करके कि एक तो नो इंटरनल रोटेशन इज अलाउड फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स, ठीक है। दूसरा फ्लो सपोर्ट देना है, जब पेशेंट सो रहा हो स्लीपिंग टाइम उनको जो है वो कहना है कि
आर्म पे फ्लो सपोर्ट जरूर रखे, ठीक है। और दूसरा उसको कहना है कि डू नॉट लीन ऑन द इन्वॉल्व साइड, मतलब उस तरफ जो है वो लेटना नहीं है, उस तरफ जोर देके नहीं बैठना है, ठीक है, जो भी आपका अफेक्टेड शोल्डर हो। और बाकी जो होती है वेट लिफ्टिंग, एक सवाल होता है पेशेंट का, हम वेट लिफ्टिंग या चीजें वजन उठा सकते हैं नहीं उठा सकते। तो वेट लिफ्टिंग का ये ध्यान करना है कि इनिशियली जो है वो 4 हफ्ते तो बिल्कुल पेशेंट को वेट मना करना है। इनिशियली 4 वीक्स नो वेट लिफ्टिंग इज अलाउड, ठीक है। 4 से 6 हफ्ते में जो है सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड वेट इज अलाउड, ठीक है। इनिशियली 4 वीक्स नो वेट लिफ्टिंग इज अलाउड। 4 to 6 वीक्स ओनली 1 पाउंड इज अलाउड। 6 to 12 वीक्स में जो है 3 पाउंड्स इज अलाउड, 3 पाउंड्स वेट लिफ्टिंग इज अलाउड। और 12 वीक्स के बाद जो है वो बायलेटरली, मतलब दोनों जो है शोल्डर्स या दोनों आर्म्स के साथ 10 से 15 पाउंड उठा सकते हो, और यूनिलेटरली 6 पाउंड्स मैक्सिमम, ठीक है। जो इन्वॉल्व साइड है, अगर यूनिलेटरली सिर्फ उसी आर्म से उठा रहे हो तो 6 पाउंड, अगर दोनों से साथ उठा रहे हो तो 10 से 15 पाउंड उठा सकते हो, ठीक है। बाकी इनिशियली 4 वीक्स नो वेट, 4 to 6 weeks 1 pound of weight, 6 to 12 weeks 3 pounds of weight, आफ्टर 12 वीक्स जो है वो यूनिलेटरली 6 पाउंड्स जो है वो उठा सकते हो। क्लियर? ओके। अब जो है हम बात करेंगे RTSA की मैनेजमेंट पे, रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, ठीक है। अभी तक हमने जो है वो टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी की मैनेजमेंट पे बात की। अब जो हम रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी पे बात करेंगे। रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी मैंने कहा था कि सर्जरी कब करवाते हैं, जब रोटेटर कफ बहुत ज्यादा डिफिशिएंट हो, बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट हुए हो, और जो है इसमें इस सर्जरी में जो है वो स्ट्रक्चर ही जो है वो अल्टर की जाती है, कॉन्वेक्स कॉन्केव हो जाता है, कॉन्केव जो है वो कॉन्वेक्स हो जाता है, शोल्डर की जॉइंट की पूरी स्ट्रक्चर चेंज की जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादा जो है वो समझो कि सर्जरी इसमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, ये ज्यादा जो है वो सीरियस है, ठीक है। इसमें जो है सेम 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, लेकिन इसमें फेज 1 जो होता है वो 6 वीक्स तक होता है। उसमें जो है पहले वाले में आपका 4 वीक्स तक फेज 1 जा रहा था, लेकिन इसमें आपका 6 वीक्स जाएगा। फेज 1 इज फॉर द 6 वीक्स, फेज 2 6 to 12 वीक्स, एंड फेज 3 इज 12 प्लस, ठीक है। फेज 1 जो है 6 हफ्ते जाता है, फेज 2 जो है 6 से 12 या कुछ केसेस में 16 वीक्स तक भी जा सकता है, और फेज 3 जो है वो 12 या 16 हफ्ते से ज्यादा जो भी, मतलब फिर आगे वो 6 महीने तक भी जा सकते हैं, 6 मंथ्स तक भी उसकी जो है वो ट्रीटमेंट चलती है। अच्छा, इसमें जो है हम अबडक्शन स्लिंग यूज करेंगे। RTSA के केस में रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी अगर प्रोसीजर पेशेंट का हुआ है, तो ऐसे केसेस में एक तो पेशेंट को हमने सबसे पहले क्या मैंने बताया था, स्लिंग बोलेंगे कि स्लिंग यूज करे, शोल्डर सपोर्ट यूज करे, और कितने 4 to 6 वीक्स कंटिन्यूसली 24 आवर्स, ठीक है। स्लिंग कौन सा यूज करेंगे, अबडक्शन स्लिंग, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पिक्चर दिखाई, ठीक है। दोबारा दिखा दूं, ये वाला स्लिंग जो है हम यूज करेंगे पेशेंट में RTSA के केसेस में, ठीक है। और जो है पेशेंट को बोलना है कि इसको कंटिन्यूसली उनको 24 आवर्स पहन के रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के वक्त उतारेंगे, या जब वो पर्सनल हाइजीन वगैरह जो है वो कर रहे हो तब उतारेंगे, वरना उनको कंटिन्यूसली पहने रखना है, ठीक है। और उसके अलावा इंटरनल रोटेशन इज नॉट अलाउड फॉर 12 वीक्स। TSA में भी हम इंटरनल रोटेशन मना कर रहे थे, लेकिन 6 हफ्ते के लिए इनिशियली, लेकिन इसमें एटलीस्ट 12 हफ्ते के लिए इंटरनल रोटेशन स्ट्रिक्टली मना की जाती है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं की जाती 12 वीक्स तक, ठीक है। और इसके अलावा एक्सटेंशन भी बिल्कुल मना की जाती है फॉर द 12 वीक्स। RTSA में सारी वही प्रिकॉशंस फॉलो होंगी जो आपकी TSA में मैंने अभी बताई, टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी में,
कि इंटरनल रोटेशन नहीं अलाउड, एक्सटेंशन नहीं अलाउड, फ्लो सपोर्ट देना है, वेट लिफ्टिंग का ख्याल करना है। तो इसमें भी सारे प्रिकॉशंस हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें 6 हफ्ते तक फॉलो हो रहे थे सारे प्रिकॉशंस, इसमें 12 हफ्ते तक होंगे, 12 वीक्स तक फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और उसमें जो है वेट लिफ्टिंग हम जो है इनिशियली 4 हफ्ते तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, उसके बाद ऐसा था 1 पाउंड 3 पाउंड, उसके बाद जो है ज्यादा आ रहे थे ना। लेकिन आरटीएसए के केस में इनिशियली 12 वीक्स नो वेट लिफ्टिंग इज अलाउड। ठीक है, बिल्कुल वेट लिफ्टिंग अलाउ नहीं होती है। अगर किसी पेशेंट में अलाउ करते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 पाउंड, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर समझते हैं कि पेशेंट चलो इस काबिल है कि उठा लेगा, तब भी सिर्फ 1 पाउंड, इससे ज्यादा नहीं। इनिशियली 12 वीक्स के बाद आप जो है वो पेशेंट को यूनिलेटरली 6 पाउंड और बायलेटरली मैंने जैसे बताया कि 10 से 15 पाउंड तक जा सकते हो, वो वैसे अलाउ करते थे। लेकिन इनिशियली 12 वीक्स ज्यादा से ज्यादा 1 पाउंड या तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। ठीक है, बाकी प्रिकॉशन सेम है वही कि यूनिलेटरल इंटरनल रोटेशन नहीं करनी है, लेकिन 12 हफ्ते तक फ्लो सपोर्ट देके रखना है, और जो है वो यही सब चीज। फेज 1 में जो है हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, फेज 1 और फेज 2 में एक चीज, मतलब दोनों फेजेस में यानी कि 12 वीक्स तक इस चीज का तो ध्यान रखना है कि इंटरनल रोटेशन एक्सटेंशन नॉट अलाउड। ठीक है, ये दोनों फेजेस में फॉलो करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है कौन सी मूवमेंट्स करवाते हैं, फ्लेक्जन करवाते हैं और एक्सटर्नल रोटेशन करवाते हैं। हम जो है वो टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी में करे थे। एक तो फ्लेक्जन और दूसरी एक्सटर्नल रोटेशन, सिर्फ ये 2 मूवमेंट्स अलाउ करते हैं। बाकी इंटरनल रोटेशन, एडक्शन और एक्सटेंशन टोटली मना होती है 12 हफ्ते। ठीक है, फ्लेक्जन 120 डिग्री तक अलाउ करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एक्सटर्नल रोटेशन 20 डिग्री तक, फ्लेक्जन 120 डिग्री तक, एक्सटर्नल रोटेशन सिर्फ 20 डिग्री तक। ठीक है, सिर्फ इतनी अलाउ करते हैं फॉर द 12 वीक्स। उसके अलावा फेज 1 में आप जो है वो ग्रेड 1 एंड 2 मोबिलाइजेशन दे सकते हो, ग्रेड 1 2 में मोबिलाइजेशन दे सकते हो फेज 1 में। पेंडुलियम एक्सरसाइजेस करवा सकते हो विदाउट वेट। शोल्डर जॉइंट की पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाओगे। ठीक है, और जो है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवा सकते हो विदाउट वेट। ऑलमोस्ट बाकी सारी चीजें ट्रीटमेंट सेम है जैसे हम जो है टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी में कर रहे थे, ऑलमोस्ट सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि उसमें जो है आप 6 हफ्ते फॉलो करे थे, इसमें 12 हफ्ते फॉलो करते हो। दूसरा फर्क ये होता है कि उसमें आप फेज 1 में जो है पैसिव और एक्टिव असिस्टेड दोनों करवा रहे थे शोल्डर जॉइंट की, लेकिन अगर आरटीएसए के केस में क्या करते हो आप, आरटीएसए की सर्जरी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ पैसिव करवाते हो इनिशियली फर्स्ट फेज में, एक्टिव असिस्टेड भी नहीं करवाते, सिर्फ और सिर्फ पैसिव करवाते हो। ठीक है, अच्छा जी। फेज 2 जो कि 6 से 12 हफ्ते के दरमियान होता है, उसमें आप क्या करवाते हो, बाकी चीजें तो वही फॉलो करनी है कि जो मूवमेंट्स अलाउड हैं सिर्फ वही करवाते हो। फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन जो अलाउ नहीं है उसको मना कर देते हो। ठीक है, इस फेज में जो है हम एक्टिव असिस्टेड और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की तरफ आते हैं। ठीक है, इनिशियली सुपाइन वही उसी तरह से फॉलो करने के, इनिशियली सुपाइन पोजीशन में, उसके बाद जो है स्टैंडिंग सिटिंग में आते हो। ठीक है, और लो रेजिस्टेड एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो फेज 2 में अगर पेशेंट स्टेबल है तो, वरना आइसोमेट्रिक कोई कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, ओके। फेज 3 में वही चीज सेम जो है वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो आपका टीएसए में था, कि आपको स्ट्रेचिंग पे जो है ज्यादा फोकस करना है, आपको एंड्योरेंस पे ज्यादा फोकस करना है, और आपको स्ट्रेंथनिंग पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो फेज 3 ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, प्रिकॉशंस भी सेम है, बस टाइम पीरियड का फर्क है कि इसमें 12 हफ्ते ध्यान करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट खत्म होती है आपकी जो है ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट की सर्जरी हो रही है आर्थोप्लास्टी। ठीक है, नेक्स्ट अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम।
पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम, पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम का रीजन कोई भी हो सकता है। आपका रोटेटर कफ इंजरी भी हो सकती है, रोटेटर कफ डिजीज, या फिर आपकी इम्पेचमेंट, शोल्डर इम्पेचमेंट। इनकी वजह से आपका जो है वो शोल्डर जो है वो पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम जो है वो डिजीज हो सकती है। पहले हम इसकी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे बात करेंगे, देन हम उसकी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जो है वो फर्स्ट फेज प्रोटेक्शन फेज में हम क्या जो है ट्रीटमेंट देंगे। प्रोटेक्शन फेज में एक तो आप मॉडलिटीज लगाओगे फॉर द पेन मैनेजमेंट। ठीक है, मॉडलिटीज सब आपको वो इलेक्ट्रोथेरेपी पढ़ के आए हो, वो आपको आना चाहिए, मुझे उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि पेशेंट पे क्या यूज करना है क्या नहीं करना, किस मोड पे कितना टाइम क्या चीज, तो वो सारी चीजें आप एक्सपर्ट हो मेरे ख्याल से, तो वो आपने फॉलो करनी है। दूसरी आप जो है करोगे लो इंटेंस क्रॉस फाइबर मसाज दे सकते हो। ठीक है, लेकिन लो इंटेंस मतलब इतना बिल्कुल लाइटली। स्लिंग यूज करोगे फॉर द आर्म सपोर्ट। ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाओगे फेज 1 में। पेंडुलम एक्सरसाइजेस करवाओगे विदाउट वेट और पोस्चरल अवेयरनेस के ऊपर। ये सारी चीजें हम फेज 1 में करवाते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मॉडलिटीज, लो इंटेंस क्रॉस फाइबर मसाज, स्लिंग, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एंड एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन, पेंडुलम एक्सरसाइजेस एंड पोस्चरल अवेयरनेस। ये सारी चीजें हम करवाते हैं फेज 1। ठीक है, फेज 2 जिसको कंट्रोल्ड मोशन फेज कहते हैं, उसमें जो है आप पेशेंट को क्रॉस फाइबर मसाज कर सकते हो विथ कंट्रैक्शन। मतलब कि जब जो भी मसल आप जिसकी क्रॉस फाइबर मसाज कर रहे हो, जिस पे भी आप सॉफ्ट टिश्यू वर्क कर रहे हो, जिस भी मसल का कर रहे हो, बाइसेप हो, ट्राइसेप है, डेल्टॉइड है, जो भी है, बहरहाल रोटेटर कफ है, तो जब आप उसकी क्रॉस फाइबर मसाज कर रहे हैं तो आपको पेशेंट को बोलना है साथ साथ कि उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, जैसे एंटीरियर डेल्टॉइड के करवा रहे हैं जिसका काम क्या है फ्लेक्जन करवाना। ठीक है, जब आप एंटीरियर डेल्टॉइड पे काम कर रहे हो, जब आप क्रॉस फाइबर मसाज कर रहे हो उसकी, तब पेशेंट को बोलना है कि आपको जो है उसको फ्लेक्जन में जो है मसल को लेके जाने की कोशिश करनी है, मतलब कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, एक चीज ये करोगे। दूसरी करवाओगे मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। ठीक है, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। लास्ट लेक्चर की बात याद है जो मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट की 3 टेक्निक्स मैंने बताई थी। एक एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एक इंटरनल रोटेशन अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, और तीसरी मैंने बताई थी फॉर द पेनफुल आर्क एंड इम्पेचमेंट। ठीक है, तो इसमें से जो थर्ड वाली है ना, पेनफुल आर्क एंड इम्पेचमेंट, वो वाली मोबिलाइजेशन विथ टेक्निक जो है हम वो इसमें जो है वो पेशेंट में करवाएंगे। फिगर नंबर 17.17 जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, पर दोबारा दिखा देती हूँ, ये चीज हम पेशेंट से करवाएंगे। ये वाली टेक्निक मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट की, ये वाली टेक्निक जो है हम इम्पेचमेंट की या शोल्डर जो है वो पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम के पेशेंट में हम करवाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने कहा था कि आप मोबिलाइजेशन देते हो, साइमल्टेनियसली पेशेंट मूवमेंट भी कर रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट। ठीक है, इसमें पेशेंट को कहते हैं कि अपनी जो शोल्डर को एलिवेशन में लेके जाए और थेरेपिस्ट साथ साथ साइमल्टेनियसली जो है पोस्टीरियर लेटरल ग्लाइड दे रहा होता है। ठीक है, अब वो जो है पेशेंट इस तरह से थेरेपिस्ट भी दे सकता है, कोई भी असिस्टेंट भी दे सकता है, या फिर जो है हम किसी थेरापेंट या किसी जो है बेल्ट का इस्तेमाल करके सेल्फ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम जो है करवाते हैं सेकंड फेज में। अच्छा जी, उसके अलावा सेकंड फेज में हम दूसरी क्या चीज करते हैं, जो शॉर्ट मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं, जो शॉर्ट मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाते हैं, और जो वीक मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। ठीक है, पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम में मसल वो कौन से मसल हैं जो टाइट हो जाते हैं, वो चीज आप नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो सेकंड फेज में क्या क्या करवा रहे थे, एक तो क्रॉस फाइबर मसाज करवा रहे थे विथ कॉन्ट्रेक्शन, मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट करवा रहे थे, कौन सी, फॉर द पेनफुल आर्क एंड इम्पीचमेंट वाली, ठीक है। और दूसरी जो है हम क्या कर रहे थे कि कह रहे थे कि स्ट्रेचिंग करवाएंगे और स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। स्ट्रेचिंग किसकी करवाएंगे, जो मसल टाइट है, शॉर्ट ऑफ लेंथ है, उसकी स्ट्रेचिंग करवाओगे, जो मसल वीक है उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाओगे। पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम में मसल, वो कौन से मसल है जो टाइट हो जाते हैं, उसमें आपके आता है एक तो पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस माइनर, लैटिमस डोर्साई, टीरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस और लेवेटर स्कैपुला। ये सारे मसल जो है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ या टाइट हो जाते हैं, तो इन सब की हमें स्ट्रेचिंग करवानी होती है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस माइनर, लैटिमस डोर्साई, टीरिस मेजर, सबस्कैपुलरिस और लेवेटर स्कैपुला। इन सब मसल्स की हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं। और मसल जो वीक हो जाते हैं उसमें आपके आ जाते हैं सेरेटस इंटीरियर, लोअर ट्रेपीजियस, मिडिल ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स, ठीक है। आपके ट्रेपीजियस मसल, सेरेटस इंटीरियर और रोम्बॉइड्स, ये मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, इनकी हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, ठीक है। और जो टाइट मसल बताए मैंने, ठीक है, सारे उनकी क्या करवाते हैं, हम स्ट्रेचिंग करवाते हैं। स्ट्रेचिंग किस तरह से करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग किस तरह से करवाते हैं, ये इसके बाद का टॉपिक है, जिसमें सारी आपकी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, इंडिविजुअल मसल्स मतलब किस तरह से उनकी स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेचिंग करवाई जाए, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, इसके बाद मैनेजमेंट के बाद, ठीक है। बहरहाल जो है इस चीज को हम फॉलो करते हैं, स्ट्रेचिंग करवाते हैं टाइट मसल्स की और स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं वीक मसल्स की इन द सेकंड फेज, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज होती है कि जब भी पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम होता है कि पेशेंट की पोस्चर जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, और बोस के जो है वो शोल्डर यूं एलिवेटेड हो जाते हैं और हेड यूं फॉरवर्ड पोजीशन में चला जाता है, और जो है वो स्केपुला आहिस्ता आहिस्ता जो है काइफोसिस की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या होता है कि पेशेंट का जो है वो ह्यूमरस है वो एलिवेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से स्केपुला की जो है वो मसल्स की जो है वो जो बैलेंस है वो अल्टर हो जाता है, और इसकी वजह से जो है बाद में जाके स्पाइन पे फर्क पड़ता है, तो स्पाइन जो है वो भी डिफॉर्मिटी की तरफ जाता है। तो इसलिए हमारा इस जो है फेज में एक तो सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे होता है कि जो एलिवेशन के दौरान जो आपका ह्यूमरल एलिवेशन में जा रहा है या स्केपुला जो एलिवेशन में जा रहा है, तो उस पे हम ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में आप देखोगे, जब भी आप पेशेंट को बोलोगे ना कि शोल्डर को एलिवेट करे, मतलब फ्लेक्शन में लेके जाए या एब्डक्शन में लेके जाए, तो वो क्या करता है कि एलिवेशन में मतलब शोल्डर तो एलिवेशन में जाता ही है, लेकिन साथ ही यूं उठाते हैं। आप लोगों ने ज्यादातर पेशेंट को देखा होगा, जब उसको शोल्डर की मूवमेंट करवाते हैं वो यूं इस तरह से लेके जाते हैं। तो हमें इस चीज पे काम करना होता है, इस चीज को कंट्रोल करना होता है ताकि पेशेंट का पोस्चर खराब ना हो, ठीक है। इसके लिए हम क्या करवाते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि एब्डक्शन करें और साइमल्टेनियसली क्या करें, आप स्केपुला को डिप्रेस करने की कोशिश करें, ठीक है। स्केपुला को डिप्रेस करें और जो है वो एलिवेशन में लेके जाएं। बार बार इस एक्सरसाइज को हम जो है इस पोजीशन को रिपीट करवाते हैं, इस चीज पे काम करते हैं ताकि वो जो एलिवेशन हो रही है स्केपुला की वो कंट्रोल में आ जाए और पोस्चर जो है वो पेशेंट का खराब ना हो। अच्छा, दूसरी बात, फेज 2 में जो है हम इंड्योरेंस पे काम करते हैं। इंड्योरेंस में हमारा फोकस होता है कि पेशेंट को जो है इंड्योरेंस पे आपको पता है कि हम क्या करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग में तो हम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इंड्योरेंस में हम पेशेंट का जो है आहिस्ता आहिस्ता रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, वेट बढ़ाते जाते हैं स्ट्रेंथनिंग इंक्रीज करने के लिए। इंड्योरेंस इंक्रीज करने के लिए हम पेशेंट की जो भी एक्सरसाइज करवाते हैं ना, उसका होल्डिंग टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वेट है मैंने हाथ में उठाया हुआ है और पेशेंट को बोलते हैं कि उसको जो है वो फ्लेक्स करके रखे, ठीक है। तो जिस भी पोजीशन में लेके गई हूँ तो हम उसका होल्डिंग टाइम बढ़ा देते हैं कि जैसे कि मुझे ये इस पोजीशन में वेट को होल्ड करके रखना है फॉर द 1 मिनट 2 मिनट, जितना भी जो है हम लोगों ने पेशेंट को बोल दिया हुआ है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम होल्डिंग टाइम बढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम इंड्योरेंस पे काम कर रहे हैं उसकी। तो इंड्योरेंस पे हम फेज 2 में हमारा गोल होता है कि एटलीस्ट 1 to 3 मिनट्स होल्डिंग टाइम पे लाना है मसल्स को, मसल की इंड्योरेंस को 1 to 3 मिनट पे लाना है।
ठीक है। और जो थर्ड फेज होता है रिटर्न टू फंक्शनल फेज, उस पे हम जो है एक तो स्ट्रेंथनिंग पे फर्दर काम करते हैं कि स्ट्रेंथनिंग में रेजिस्टेंस के साथ साथ अब हम एक्सरसाइज की स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस पे स्ट्रेंथनिंग पे हम क्या करवाते हैं कि रेजिस्टेंस तो हम बढ़ा ही रहे थे स्ट्रेंथनिंग के लिए, अब हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो भी वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ाए एक्सरसाइज की। एक तो स्पीड बढ़ा के उसको चैलेंज करते हैं, और दूसरा हम एंड्योरेंस को लाते हैं 3 to 5 मिनट्स। सेकेंड फेज में हम जो है पेशेंट को मैक्सिमली 3 मिनट्स तक की होल्डिंग टाइम पे ला रहे थे, अब हम जो है 3 to 5 मिनट्स लाते हैं थर्ड फेज में। ठीक है, तो ये जो है वो नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट थी आपकी पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम की। ठीक है, या इम्पीचमेंट की। अब जो है इम्पीचमेंट की पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे। इम्पीचमेंट जो है अगर पेशेंट की हो जाती है और उसके लिए सर्जरी कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, उसका नाम है सब एक्रोमियल डिकम्प्रेशन सर्जरी। ठीक है, अगर किसी पेशेंट की इम्पीचमेंट हुई है और खुदा ना खास्ता वो कंजर्वेटिवली ठीक नहीं हो पाया है, तो पेशेंट को जब हम सर्जरी की तरफ भेजते हैं तो सर्जरी जो की जाती है दैट इज द डीकम्प्रेशन, सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन सर्जरी, जिसको हम एंटीरियर एक्रोमियोप्लास्टी भी कहते हैं या फिर डीकम्प्रेशन एक्रोमियोप्लास्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ही सर्जरी के जो है वो अदर नेम से सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन, एंटीरियर एक्रोमियोप्लास्टी या फिर डीकम्प्रेशन एक्रोमियोप्लास्टी। ठीक है, ये इस प्रोसीजर्स के नेम है जो इम्पेजमेंट के केसेस में की जाती है मोस्टली। ठीक है, इसमें ये सर्जरी जो है ओपन अप्रोच के थ्रू भी की जाती है, ऑर्थोस्कोपिकली भी की जाती है। ठीक है, ओपन अप्रोच क्योंकि पेशेंट के मसल्स को कट वगैरह किया जाता है, स्पेशली डेल्टोइड को किया जाता है। इस सर्जरी में जो है वो डेल्टोइड को कट किया जाता है, डेल्टोइड को स्प्लिट करके वहां तक अप्रोच की जाती है सब एक्रोमियल स्पेस की तरफ। ठीक है, तो क्योंकि ओपन अप्रोच में मसल को स्प्लिट किया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो मसल जो है डिस्टर्ब हो गई, ऐसी बातें उन फिर उस पर भी काम होगा, तो इसकी रिकवरी जो है बहुत स्लो होती है ओपन अप्रोच की। दूसरी जो है होती है ऑर्थोस्कोपिकली। ऑर्थोस्कोपिकली क्या होता है कि उसमें जो है वो मसल्स इंटैक्ट होते हैं, कोई मसल्स को स्प्लिट या कट वगैरह नहीं किया जाता, सिंपली एक लाइक अ ट्यूब होती है, आप लोगों ने देखी होगी ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से होती है, पढ़ी होंगी मेरे ख्याल से। उसमें क्या करते हैं कि एक ट्यूब होती है, वो जो है जिस जगह भी हम लोग सर्जरी करें वहां पे इंसर्ट करवाई जाती है। उस ट्यूब के टिप पे एक कैमरा लगा होता है। ठीक है, तो जो कि कनेक्टेड होता है सामने स्क्रीन से। तो जब वो ट्यूब इंसर्ट की जाती है तो ऑर्थोपेडिक जो भी सर्जन होते हैं वो सामने स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे होते हैं, तो जो भी चीज उनको होती है, कोई एक्स्ट्रा जो है टिश्यूज होते हैं या फिर एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ होती है, जो भी होती है, तो वो उसको जो है वो उससे जो है उसमें पूरी इक्विपमेंट्स इस तरह से बने होते हैं कि वो उसको सक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोस्कोपिकली अगर जो है वो डिकम्प्रेशन सर्जरी की जाती है तो उसकी रिकवरी फास्ट है, ओपन अप्रोच की रिकवरी स्लो होती है। स्लो इसलिए होती है क्योंकि उसमें डेल्टोइड मसल्स को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे आ जाएं तो फर्स्ट फेज इसका जो है वो प्रोटेक्शन फेज है, जो कि 3 to 4 वीक्स होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन फेज में जो है हम एक तो स्लिंग पहनाते हैं। स्लिंग कौन सा पहनाओगे, जो इनिशियली मैंने देखा है ना, आर्म बाय साइड है। ठीक है, दो तरह के मैंने स्लिंग देखा है, एक तो प्रोटेक्शन वाला साइड, तो इसमें आर्म बाय साइड वाला स्लिंग पहनाओगे आप। ठीक है, और दूसरा जो है वो आप कितने टाइम के लिए पहनाओगे उसको, एटलीस्ट 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते पहनाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पहनाते, बस 2 से 2 हफ्ते। और कोशिश यही होती है कि 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट का स्लिंग हटा के उसको मोबिलिटी की तरफ वापस लाया जाए। ठीक है, और पेशेंट को कहते हैं कि वो स्लिंग वगैरह उतार सकते हैं जब वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा फेज 1 में आप क्रायोथेरेपी देते हो फॉर द इन्फ्लामेशन, क्योंकि रिसेंट सर्जरी वगैरह हुई है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए क्रायोथेरेपी देते हो। नियर बाय जॉइंट्स की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हो। शोल्डर जॉइंट की जो है वो पैसिव और जो है वो एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देते हो। ठीक है,
और जो है पोस्चरल एजुकेशन पेशेंट को देते हैं। और दूसरी फेज 1 में जो है हमारा रेजिस्टेंस पे फोकस नहीं होता, एक्सरसाइज जो भी हम पेशेंट से करवाते हैं, मतलब पेंडोलियम एक्सरसाइज हो गई या जो भी पैसिव एक्टिव हम असिस्टेड करवा रहे हैं नियर बाय जॉइंट्स की या शोल्डर जॉइंट्स की, तो इन सब में हमारा फोकस रेजिस्टेंस पे नहीं होता। फेज 1 में हमारा ज्यादातर फोकस होता है रेपिटेशन पे, पेशेंट की एक्सरसाइज की रेपिटेशन को बढ़ाना है जितना हो सके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ चेक लिस्ट होती है जिसके बाद ही हम सेकंड फेज पे जाते हैं। तो अगर वो पेशेंट उस चेक लिस्ट में पूरा होता है तभी हम सेकंड फेज की तरफ जाते हैं, वरना हम सेकंड फेज की तरफ नहीं जाते। वो चेक लिस्ट क्या है? वो चेक लिस्ट इस तरह से है कि एक तो वी विल प्रोग्रेस टू सेकंड फेज इफ पेशेंट हैज द फुल पेन फ्री पैसिव रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड फेज की तरफ तब जाएंगे जब पेशेंट की फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल होगी, वो भी पेन फ्री। ठीक है। दूसरी, फुल स्केपुलर मूवमेंट्स जो है वो पेशेंट की अवेलेबल होंगी। स्केपुलर की सारी मूवमेंट्स अगर पेशेंट में अवेलेबल हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, आउटवर्ड रोटेशन, इनवर्ड रोटेशन, जो भी स्केपुलर की मूवमेंट है अगर वो सारी अवेलेबल हैं तो ही हम सेकंड फेज की तरफ बढ़ेंगे। तीसरी चीज चेकलिस्ट में क्या हम चेक करेंगे कि पेशेंट की जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन अवेलेबल हो एक्टिवली और पेन फ्री 45 डिग्री एटलीस्ट। ठीक है, अगर पेशेंट की एटलीस्ट 45 डिग्री एक्सटर्नल रोटेशन अवेलेबल है पेन फ्री और एक्टिवली, तभी हम सेकेंड फेज की तरफ जाएंगे। और दूसरी उसकी एमएमटी चेक करेंगे, अगर उसकी एमएमटी 3/5 है या 4/5 है तभी हम सेकेंड फेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 चीजें तकरीबन हम पेशेंट में देखते हैं कि अगर वो उसमें अवेलेबल हैं तभी सेकेंड फेज पे जाओगे, वरना फर्स्ट फेज के ट्रीटमेंट को ही कंटिन्यू रखते तब तक। क्या क्या थी? एक तो फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल हो शोल्डर में पेन फ्री, दूसरी जो है वो स्केपुला की सारी मोबिलिटी अवेलेबल हो, तीसरा जो है एक्सटर्नल रोटेशन अवेलेबल हो एटलीस्ट 45 डिग्री, और चौथे जो है वो आपकी एमएमटी चेक करोगे 3/5 हो या 4/5 हो, तभी हम सेकेंड फेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट में हमें ये सारी चीजें मिल गई तो हम सेकेंड फेज की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड फेज जो आपका होता है वो 4 to 6 वीक्स होता है। फिर सेकेंड फेज में क्या होता है कि लो इंटेंस स्ट्रेचिंग हम जो है वो टाइट मसल्स की स्टार्ट करवा देते हैं। अब आपको पता है कि इस कंडीशन में कौन से मसल्स मैंने बताया था टाइट होते हैं। ठीक है, जो कंजर्वेटिव में मैंने बताया ना इम्पीचमेंट में कौन कौन से मसल्स टाइट हो जाते हैं, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, पेक्टोरस मेजर, पेक्टोरस माइनर, लैटिमस डोर्साई, सबस्कैपुलरिस, टीरिस मेजर और लेवेटर स्कैपुलर। ये सारे जो मसल टाइट हैं इसकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे। और जो मसल मैंने बताया कि वीक होते हैं इम्पीचमेंट में, आपका सेरेटस एंटीरियर, ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड्स, उन सब की स्ट्रेचिंग करवाएंगे। तो फेज 2 में वही चीजें हैं, स्ट्रेचिंग करवाएंगे और स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। स्ट्रेचिंग कौन सी? टाइट मसल्स की, स्ट्रेंथनिंग किसकी? वीक मसल्स की। ठीक है, सेकंड फेज में हम लोग ये करेंगे। थर्ड फेज में जाने की भी कोई चेक लिस्ट है। ठीक है, थर्ड फेज में हम तभी बढ़ेंगे जब पेशेंट की हमें इम्पीचमेंट टेस्ट नेगेटिव मिलेगी, फुल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन मिलेगी शोल्डर की पेन फ्री, और एटलीस्ट 75% रेंज जो है वो स्ट्रेंथ पेशेंट में अवेलेबल होगी। ठीक है, फुल एक्टिव रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल हो, इम्पीचमेंट टेस्ट जो है हमें वो नेगेटिव मिले, जो भी हम लोगों ने हॉकिंस कैनेडी हो गई या जो भी होगी, जो भी हमें पेशेंट के असेसमेंट के वक्त की हुई थी, वो टेस्ट हमें नेगेटिव मिलनी चाहिए अब। और तीसरी बात जो है हमें स्ट्रेंथ एटलीस्ट 75% स्ट्रेंथ अवेलेबल हो, तभी हम थर्ड फेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड फेज जो है वो 8 हफ्ते से मजीद आगे बढ़ता है, 8 वीक्स में शुरू होता है, उससे आगे जो है 6 मंथ्स तक जा सकता है। ठीक है, पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम की या इम्पीचमेंट की पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में फेज थर्ड में जो है हमारा ट्रीटमेंट प्लान सेम होता है। ठीक है, एंड्योरेंस पे काम करते हैं। एंड्योरेंस पे हमारा फोकस होता है कि एटलीस्ट 3 to 5 मिनट होल्डिंग टाइम पे हम पेशेंट को ले आए मसल्स की। और दूसरा स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं कि स्ट्रेंथनिंग में अब के साथ साथ हम जो है वो स्पीड को बढ़ा लें। ठीक है, और अच्छा जी, उसके बाद अब किया जाता है रोटेटर कफ टियर, मोस्ट कॉमन है बहुत। उसमें जो है वो रोटेटर कफ टियर पार्शियली भी टियर हो सकते हैं और कंप्लीट या फुल टियर भी हो सकता है उसका।
दोनों ही केसेस में सर्जरी जो है रिकमेंड की जाती है, पार्शियल टीयर हो या फुल टीयर हो, ठीक है। रोटेटर कफ टीयर का अगर जो है केस आता है तो दोनों केसेस में मोस्टली जो है वो सर्जरी जो है वो रिकमेंड की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट के रिपोर्ट्स में हमें टीयर मिल रहा है लेकिन पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, पेशेंट में कोई ऐसे खास सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम सर्जरी की तरफ नहीं लेके जाते हैं। एक तो पेशेंट की हमें जो है रिपोर्ट्स में मिले और पेशेंट में सिम्टम्स भी हो तभी हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है तो सर्जरी की तरफ नहीं जाते। इसकी रोटेटर कफ की रिपेयर जो है वो रिपेयरिंग सर्जरी आर्थ्रोस्कोपिकली भी की जाती है, मिनी ओपन सर्जरी भी होती है कि मतलब कट लगाते हैं लेकिन इतना बड़ा कट नहीं लगाते, माइनर सा कट लगाते हैं और उसमें आर्थ्रोस्कोपिक डिवाइस भी जो है वो यूज की जाती है साथ साथ, इसलिए उसको आर्थ्रोस्कोपिक असिस्टेड सर्जरी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी है ओपन अप्रोच, जिसमें जो है वो पूरा जो है वो मसल को टियर किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, उसके बाद जो है वो उसमें अप्रोच की जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में अगर किसी भी पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी हुई है, रोटेटर कफ की सर्जरी हुई है, ठीक है, उसमें पोस्ट ऑपरेटिव हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो हम पेशेंट को इमोबिलाइजेशन देंगे बाय द स्लिंग, ठीक है। इसकी बात मैंने जो पहले आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि डिपेंड करता है कि टीयर कितना है, टीयर की साइज क्या है, उसके हिसाब से हम स्लिंग का टाइम और स्लिंग की पोजीशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। या तो स्मॉल टीयर होगा, या तो मॉडरेट होगा, या तो लार्ज टीयर होगा। स्मॉल टीयर किसको कहते हैं, अगर जो है वो टीयर लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा तो हम कहते हैं कि रोटेटर कफ में स्मॉल टीयर। अगर टीयर 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर का होगा तो मॉडरेट होता है। अगर 5 सेंटीमीटर से बड़ा होगा टीयर तो हम कहते हैं इट्स अ मैसिव या लार्ज टीयर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से कम होगा तो स्मॉल टीयर, 1 to 5 सेंटीमीटर मॉडरेट टीयर, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा तो मैसिव या लार्ज टीयर। अगर पेशेंट का स्मॉल टीयर है रोटेटर कफ का तो उसमें स्लिंग 1 से 2 हफ्ते पहनाते हैं, 1 to 2 वीक्स। अगर मॉडरेट साइज का टीयर है तो उसमें 3 to 6 वीक्स पहनाते हैं, और अगर लार्ज साइज का जो है टीयर है तो उसमें स्लिंग 4 to 8 वीक्स पहनाते हैं, ठीक है। स्मॉल टीयर में 1 to 2 वीक्स स्लिंग, मॉडरेट टीयर में 3 to 6 वीक्स स्लिंग पहनाया जाता है, और लार्ज टीयर में जो है 4 to 8 वीक्स स्लिंग पहनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो होगी ड्यूरेशन। पोजीशन जो है वो मैंने आपसे पहले ही एक्सप्लेन की, दोबारा बता देती हूँ कि अगर स्मॉल टीयर होगा तो आर्म बाय साइड जो सिंपल वाला जो है वो वाला स्लिंग पहनाया जाता है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। और अगर मॉडरेट या लार्ज तो देन अबडक्शन स्लिंग पहनाया जाता है, ठीक है। तो फिर अबडक्शन स्लिंग पहनाया जाता है। दोनों जो है स्लिंग्स मैंने आपको दिखा दिए थे। अच्छा, फेज 1 जो मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज जिसको कहते हैं, ठीक है, उसमें जो है आप पेशेंट को क्या क्या दोगे वो नोट करते जाइएगा, ठीक है। फेज 1 में हम पहले तो आइसिंग देंगे फॉर द इन्फ्लेमेशन, क्रायोथेरेपी, आर्म स्लिंग जैसे मैंने कहा कि वो पहना दोगे, ठीक है। लोकेशन क्या कहते हैं, पोजीशन और ड्यूरेशन आप टीयर की साइज को देख के करोगे। रेड 1 ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करवा सकते हो, मोबिलाइजेशन, ठीक है। असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाओगे एल्बो की, ठीक है। बाकी जो है आप सर्वाइकल की और हैंड की जो है वो एक्टिव करवा सकते हो, बाकी जो है एल्बो की आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाओगे, ठीक है, या एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन करवाओगे, ये चीज नोट करिएगा, ठीक है। रोटेटर कफ में आप जो है वो एल्बो की भी जो भी एक्सरसाइज करवाते हो वो एक्टिव असिस्टेड करवाते हो। बाकी सब में मैंने कहा था कि आप इन्वॉल्व जॉइंट की नहीं करवाते एक्टिव, बाकी जो है नियर बाय जॉइंट्स की एक्टिव करवाते हो। लेकिन रोटेटर कफ टीयर में आप जो है उसका नियर बाय जॉइंट जो एल्बो आ रहा है, क्योंकि उसके काफी सारे ऐसे मसल्स हैं जिसकी ओरिजिन शोल्डर जॉइंट्स हो रही है, ठीक है, जैसे कि बाइसेप वगैरह हो गया। तो एल्बो की जो भी एक्सरसाइजेज आप करवाओगे वो आप जो है वो असिस्टेड करवाओगे, एक्टिव नहीं करवाओगे इनिशियली फर्स्ट फेज में, ठीक है। बाकी आप सर्वाइकल की, हैंड की एक्टिव करवा सकते हो,
ठीक है। शोल्डर की बाकी सिर्फ और सिर्फ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाओगे, वो भी इनिशियली सिर्फ और सिर्फ सुपाइन पोजीशन में फेज 1 में, ठीक है। अच्छा, और दूसरी एक और एक्सरसाइज हम करवाते हैं फेज 1 में। उसमें हम क्या करते हैं कि थेरेपिस्ट या असिस्टेंट या कोई भी फैमिली मेंबर सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ले जाके उसको 90 डिग्री शोल्डर को एलिवेशन में लेके जाते हैं सुपाइन पोजीशन में, और उसको कहते हैं कि छोटे से मतलब राउंड जो है वो फ्लेक्स पोजीशन में ले जाके राउंड जो है वो आर्क बनाओ, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों जो है वो उसको कहते हैं। दूसरी हम पेंडुलम एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, विदाउट वेट। और जो है साइड लाइन में हम पेशेंट की प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन भी एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है, लेकिन साइड लाइन में लिटा के, सिटिंग में या स्टैंडिंग में नहीं करवाते, साइड लाइन में करवाते हैं प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द शोल्डर। तो ये सारी एक्सरसाइजेज या ये सारी पोजीशंस हम करवाते हैं फेज 1 में। क्या क्या थी? क्रायोथेरेपी, आर्म स्लिंग पहनाएंगे, ग्रेड 1 मोबिलाइजेशन करोगे, असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस करवाओगे एल्बो की, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन सर्वाइकल हैंड वगैरह की करवा सकते हो, शोल्डर की सिर्फ पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाओगे, पेंडुलम एक्सरसाइज करवा सकते हो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, ठीक है। और स्मॉल सुपाइन लाइन में थेरेपिस्ट की क्या कहते हैं असिस्टेंस के साथ 90 डिग्री एलिवेशन में ले जाके स्मॉल सर्किल आर्क बनवाओगे, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करवाओगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा जो है प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन करवाओगे स्कैपुला की साइड लाइन पोजीशन, ठीक है। तो ये आप करोगे फेज 1 में। अच्छा, जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पेचमेंट में, तो इसमें भी इसी तरह से है कि कुछ चेकलिस्ट है, अगर पेशेंट उसमें पूरा होगा तभी हम सेकंड फेज में जाएंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि पेशेंट का जो है वो इंसिशन जो है वो सर्जिकल इंसिशन वो हील हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो हील सही से हो गया होगा तभी हम सेकंड फेज की तरफ जाएंगे। दूसरा हम देखेंगे कि पेशेंट की जो है वो शोल्डर मूवमेंट्स जो है वो पूरी हो, पैसिव और एक्टिव असिस्ट, ठीक है, पेन फ्री हो और पूरी हो, ठीक है। एक तो ये देखेंगे कि इंसिशन सही से हील हो गया हो, और दूसरी ये चीज देखेंगे इफ द पेशेंट हैज द फुल रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल, एक्टिव असिस्टेड एंड पैसिव शोल्डर जॉइंट की, ठीक है। और तीसरी चीज ये देखेंगे कि रेंजेस फर्दर इंप्रूव हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तभी हम सेकंड फेज की तरफ जाएंगे। तो ये तीनों चीजें अगर पेशेंट में हमें मिल रही हैं कि रेंज आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है और उसकी पेशेंट पैसिवली और असिस्टेंस के साथ शोल्डर की मूवमेंट कर पा रहा है पेन फ्री, और तीसरा इंसिशन हील हो गया, ये चीजें हम मिलेंगी तो हम सेकंड फेज की तरफ जाएंगे। सेकंड फेज जो होता है वो 4 to 6 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है और 12 वीक्स तक जा सकता है, ठीक है। 4 to 6 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है, 12 वीक्स तक जा सकता है। इसमें जो है हम स्मॉल और डिपेंड करता है टाइम है वो, अगर स्मॉल टीयर है ना उसके लिए फेज 1 फेज 2 फेज 3 का टाइम पीरियड डिफरेंट होगा, ठीक है, और मॉडरेट और लार्ज के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे स्लिंग की मैंने पोजीशन बताई ना कि स्मॉल में क्या होता है 1 to 2 वीक्स के लिए स्लिंग बना के रखते हैं, तो उसका फर्स्ट फेज भी 1 to 2 वीक्स मतलब 2 वीक्स तक चलता है, ठीक है। तो इसका इसी तरह से वो स्लिंग के टाइम पीरियड से डिपेंड करता है और टीयर की साइज से। सेकेंड फेज में आप सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवाओगे शोल्डर की, लाइक अ पुली एक्सरसाइज, ठीक है। पुली में क्या करता है शोल्डर पेशेंट क्या करता है कि खुद से एक हाथ से रोप पकड़ता है, मतलब जो अनइन्वॉल्व साइड होता है उस हाथ से रोप को खींच के जो अफेक्टेड साइड होता है उसकी एक्सरसाइज करवा रहा होता है। आपने पुली एक्सरसाइजेस देखी होंगी, तो ये सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइजेस कहलाती हैं कि पेशेंट अपनी ही असिस्टेंस लेके या अपनी दूसरी जो है एक्सट्रीमिटी की असिस्टेंस लेके एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस लाइक पुली वो आप स्टार्ट करवा दोगे। मोबिलाइजेशन करोगे इंसिशन साइड का, ठीक है, जो भी इंसिशन होगा या जो भी मतलब सर्जिकल साइट होती है इंसिशन, उसकी आप मोबिलाइजेशन करोगे ताकि वहां पे स्कार जो है वो स्कार जो है वो वहां पे फॉर्मेशन सही हो जाए।
ठीक है, तो मोबिलाइजेशन उसके लिए हम DTF करते हैं, डीप ट्रांसफर फ्रिक्शनल मसाज करते हैं। डीप ट्रांसफर फ्रिक्शन मसाज क्या होती है कि आप जो है पेशेंट की जो भी मतलब इंसिशन साइट होती है ना, उस पर आप डीपली जो है वो प्रेस करते हैं। ठीक है, डीपली आपने प्रेस किया, उसके बाद जो है आप ट्रांसफर डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट जो है वो मेंटेन होता है, ऐसा नहीं है ट्रांसफर मसाज आप यूं कर रहे हो। ठीक है, जो आपने कॉन्टेक्ट पॉइंट रखी है वो मेंटेन होती है, सिर्फ हम जो है उसकी कॉन्टेक्ट पॉइंट पे मेंटेन रखते हुए ट्रांसफर डायरेक्शन में जो है उसकी मसाज लाइक मूवमेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज DTF। तो ये चीज हम करवाते हैं उसकी स्कार की, जो उसकी सर्जिकल जो है स्कार या इंसिशन साइट होती है, उसकी मोबिलाइजेशन हम इस तरह से करवाते हैं। और दूसरी चीज, आप पैसिव स्ट्रेचिंग करवा सकते हो और मोबिलाइजेशन करवा सकते हो, बट वेरी केयरफुल। ठीक है, रोटेटर कफ टियर पेशेंट जिनका रिपेयर हुआ है या जिनकी सर्जरी हुई है, उनमें 3 से 4 महीने तक हम बिल्कुल भी वो हाई लेवल वाली स्ट्रेचिंग नहीं करवाते, बिल्कुल लाइट स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं। ठीक है, हाई लेवल या वेगरस स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइजेस 3 से 4 महीने बिल्कुल मतलब मना होती है, बिल्कुल अलाउ नहीं करते। बिल्कुल हम पेशेंट को घर पे भी नहीं कहते सेल्फ स्ट्रेचिंग करने के लिए, और ना ही हम पैसिव स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, फेज 2 में सिर्फ पैसिव स्ट्रेच करवाते हैं, वो भी लाइट, सेल्फ पेशेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते। हम खुद से करते हैं, थेरेपिस्ट करवाता है पैसिवली, वो भी बिल्कुल लाइट माइनर। ठीक है, उसके अलावा एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, पहले सुपाइन में, देन जो है वो स्टैंडिंग सिटिंग में सेम। ठीक है, स्केपुलर जो है मसल्स है उसकी जो है स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, सारे मसल्स की, एलिवेटर, डिप्रेसर, प्रोटेक्टर, रिटेक्टर, जो भी सारे मसल्स है स्केपुलर के, उन सब की जो है वो स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेंथनिंग करवा रहे होते हैं दोनों ही। ठीक है, और अपर एक्सट्रीमिटी आर्गोमेट्री आप लोगों ने देखी होगी, वो हम पेशेंट से करवाते हैं सेकंड फेज में। नीचे आप लोगों ने OPD में देखा है जिम में, जो वो एक हाथ से चलाने वाली आर्गोमेट्री, उसको अपर आर्म आर्गोमेट्री, अपर एक्सट्रीमिटी आर्गोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, वो ये लाइक मतलब क्या कहते हैं, साइकिल, हैंड साइकिल जिसको कह रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली हम पेशेंट से करवाते हैं, बट लो रेजिस्टेंस। ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर से सेटिंग होती है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब जितना हम बढ़ाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस वो उतनी मशीन हैवी हो जाती है। तो इनिशियली पेशेंट से हम वो अपर आर्म आर्गोमेट्री करवाते हैं लाइट वेट के साथ या लाइट रेजिस्टेंस देके। ठीक है, तो ये सेकंड फेज में हम करवाते हैं। अच्छा, अब हम बढ़ेंगे थर्ड फेज की तरफ। थर्ड फेज पे बढ़ेंगे तब जब हमें पेशेंट में फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल मिलेगी, पेन फ्री, स्ट्रेंथ हमें इम्प्रूव्ड मिलेगी, और स्टेबल ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट मिलेगा। ठीक है, हमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पेशेंट में इम्प्रूव्ड मिलेगी, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट हमें स्टेबल मिलेगा। ठीक है, कोई अनस्टेबिलिटी साइन या टेस्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिलेगी उसमें, और जो है वो फुल पैसिव रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल होगी शोल्डर की, तो ही हम जो है वो थर्ड फेज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है 12 से 16 हफ्ते के बाद, और 6 महीने तक जा सकता है, किसी पेशेंट्स में 1 साल तक भी जाता है। ठीक है, तो थर्ड फेज में बाकी जो है काम हमारा सेम होता है जैसे हमारा बाकी के डिफॉर्मिटीज या बाकी के सर्जरीज में हो रहा था। हमें एंड्योरेंस पे भी काम करना है, स्ट्रेंथनिंग पे काम करना है, और स्ट्रेचिंग या फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा शोल्डर इनस्टेबिलिटीज। ठीक है, शोल्डर इनस्टेबिलिटीज की मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे कि अगर एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाए, शोल्डर की पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाए, तो उसमें हम जो है नॉन ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है।